ये आपका हिंदी का पेपर पूरा हुआ। कैसे कैसे करेंगे एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, पहले नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 प्रश्न रहेंगे, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको याद होगा। इसमें क्या क्या पूछ देगा कि बताइए छायावादी युग के 2 कवियों का नाम बताइए, या फिर पूछेगा कि इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये बताइए कि इस रचनाकार के किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे। या फिर ये पूछेगा कि बताइए कि भक्ति काल के 2 कवियों का नाम। सुना ना, ऐसे करके ये रहेगा। दूसरे नंबर पर एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, वो भी ऐसे ही 5 प्रश्न रहेंगे, 5 और 5 10 प्रश्न, 10 नंबर के। तीसरे नंबर पे जाओगे, ये तुम्हारे हिंदी गद्य से रहेगा। जो पाठ लगे हैं राष्ट्र का स्वरूप, फिर उसके बाद अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इन पाठों से जरूर आना है, आएगा ही। अगर राष्ट्र के स्वरूप से आएगा तो राष्ट्र की बातें उसमें जरूर रहेंगी। भाषा और आधुनिकता से आएगा तो भाषा की बात जरूर की जाएगी। अशोक के फूल से आएगा तो अशोक का नाम या पुष्प का नाम, फूल का नाम जरूर रहेगा उसमें। तो समझ जाना कि ये उस पाठ से है। उसको बस क्या करना है, पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए रहेंगे उनका उत्तर लिखना है। चौथे नंबर पर पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। जैसे चौथा है वैसे ही तीसरा भी है, दोनों एक ही जैसे हैं। बस क्या है, इसमें गद्य है और इसमें पद्य है। इसमें कहानी जैसा रहेगा, इसमें कविता जैसा रहेगा। इसमें भी पाठ का नाम जरूर याद होना चाहिए। मुख्य रूप से देखो मैं बताता हूँ, जैसे अभिनव मनुष्य पाठ है शीर्षक, और फिर उसके बाद श्रद्धा मनु है इस पाठ से। बापू के प्रति, हिरोशिमा, मैंने आहुति बनकर देखा, इन पाठों से जरूर कुछ न कुछ आता ही है। महादेवी वर्मा का ये पाठ जरूर देख लेना, ठीक। फिर चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के नाम। तो देखिए लेखक वाले में मैं जो बता रहा हूं उसमें आपको लेखक में हो जाएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इन दोनों को आप याद कर लेना। और जब चलते हैं कवि वाले में, तो कवि में है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह। ये आपको याद कर लेना है, मैं लिखवाया भी हूँ। अब इसके बाद चलो चलते हैं 6वें नंबर पर, कथा भारती के पाठों का सारांश। सारांश देखो, सारांश का मतलब होता है उस कहानी को एक पेज में अपने हिसाब से लिख दो, ये क्या होता है, सारांश। और अगर कहेगा कि उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो थोड़ी थोड़ी कहानी लिख दीजिए और ये भी उसमें बताइए कि इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। पुराने जैसे कर्मनाशा की जो हार है, कर्मनाशा का हार जो पाठ है, उसमें क्या बताया गया है कि पुराने जो रीति रिवाज हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, समाज में उन्नति करने से रोकते हैं, उन कुरीतियों को, उन रीति रिवाजों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इस पाठ से वो, उसका उद्देश्य वो है, इस पाठ से वो शिक्षा मिलती है। फिर उसके बाद बहादुर वाला है, पंचलाइट है, ठीक, उसको देख लेंगे। 7वें नंबर पे आएंगे तो 7वें नंबर पे प्रश्न बहुत सारे रहेंगे, लेकिन खोजना किसको है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है। रश्मि रथी जहां लिखा रहेगा बस उस प्रश्न को देखना, उसमें 2 प्रश्न होंगे और उन दोनों में से केवल एक कर देना है। चरित्र चित्रण आता ही रहता है, कुंती का, भगवान श्री कृष्ण का और कर्ण का, इन तीनों को आप लोग देख लेंगे। 8वें नंबर पर अब ये आएगा संस्कृत का। ये जो गद्यांश होगा संस्कृत का रहेगा और श्लोक भी संस्कृत वाला। तो 2 गद्यांश में से किसी एक का आप लोग क्या करेंगे, संदर्भ और हिंदी अनुवाद। मैं पाठ पढ़ाया हूं ना, संस्कृत वाले में याद रखना किस पाठ से आ सकता है। एक है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस पाठ से। संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, ठीक है, इनसे। और एक पाठ है मदन मोहन मालवीय, ये भी पाठ है ना, ये नहीं है, कौन सा है अभी देखो बताते हैं। तो नृत्य अच्छा, जातक कथा, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ,
मदन मोहन मालवीय वाला पाठ, महामना मालवीय, इससे भी आ सकता है। और फिर उसके बाद पंचशील सिद्धांता, ये देखो जो गद्यांश आएगा पंचशील सिद्धांता, पहला पाठ पंचशील सिद्धांता, इस पाठ को याद रखना। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मदन मोहन मालवीय वाला पाठ। और फिर उसके बाद जातक कथा। जो श्लोक आएगा तो श्लोक एक पाठ है सुभाषित रत्नानी, उसका हम सारा श्लोक का अर्थ बताए हैं, अब सारे श्लोक का उसको देख लेना जरूर, उसमें से जरूर एक श्लोक आता है। बस संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के इस पाठ से लिया गया है। लेखक और कवि इसमें नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग देंगे आप हिंदी अनुवाद और उसका हिंदी लिख देंगे। श्लोक वाले में जाएंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे, जो अर्थ मैंने बताया है आप जो याद किए रहेंगे वो लिख देंगे। इधर देखो 9वें नंबर पर क्या आएगा, मुहावरा। जैसे 9 2 11 होना, आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ लिखेंगे बड़ा प्यारा होना। फिर उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि ये जो लड़का है अपनी माँ का आंखों का तारा है, ऐसे करके। फिर 10वें नंबर पर संधि में जाएंगे। संधि कौन कौन सी लगी है मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ाया कि नहीं? देखो संधि में कौन कौन सी संधि है, एक है आयाति संधि, और अभी बता देते हैं संधि में बता रहा हूँ। देखो कौन कौन सी संधि है, देखो दीर्घ संधि, ध्यान दो, दीर्घ संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई और उ की मात्रा बनेगी। फिर उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में हम बताए हैं ना, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। यण संधि में क्या होता है, अक्षर आधे हो जाते हैं। और अयादि संधि में अय, आय, अव, आय बनते हैं मिलने पर, ये बताए हैं, उसमें देख लेना। फिर उसके बाद चलते हैं कहाँ, शब्द रूप पर। शब्द रूप में आत्मा और नाम शब्द का रूप याद कर लेना। फिर 11वें नंबर पर चलेंगे समान उच्चारण शब्द। एक ही जैसे शब्द रहेंगे, बस मात्रा का थोड़ा इधर उधर फर्क रहेगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अनेकार्थी शब्द में शब्द रहेगा एक, अर्थ रहेंगे 2 या 3। आप लोगों को 2 अर्थ लिखना है। वाक्यांश का एक शब्द, जैसे इतना बड़ा वाक्य दिया रहेगा उसके लिए एक शब्द। अभी उदाहरण बताए हैं ना, जैसे जो कभी मरता न हो तो उसको बस लिख देते हैं अमर। जो कभी जन्म न लेता हो तो उसको लिख देंगे अजन्मा। ऐसे ही हो रहेगा ये। 2 वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हिंदी में 2 वाक्य रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, वह खाना खाया, वह खाना खाया। तो इसको जब हम लोग शुद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसने खाना खाया, ऐसे हो जाएगा, वह नहीं रहेगा। तो ऐसे आप लोग देख लेना, आपने विद्या में दिया होगा। इधर चलते हैं 12 नंबर पर रस है। रस कौन कौन से आएंगे, इनको साइंस साइड वालों को देखो। रस में श्रृंगार, करुण, हास्य और वीर तथा शांत रस, ये 5 रस लगे हैं। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत। सारे रसों की जो परिभाषाएं होती हैं एक ही होती हैं, बस जहां पर स्थायी भाव बदलना है वहां स्थायी भाव बदलेंगे और अंतिम में रस बदल देंगे। ये तो मैं बताया हूं ना, वैसे ही देख लेंगे। फिर उसके बाद अलंकार पे चलते हैं। अलंकार कौन कौन सा लगा है, देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 6 अलंकार लगे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से उपमा दी जाती है, जैसे पीपर, पात, सरिसमन, ढोला। रूपक अलंकार में क्या होता है, एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु को नहीं बताया जाता है, बता दिया जाता है कि ये वही है, भेद रहित आरोप कर दिया जाता है।
तो ये हो जाएगा चरण कमल बंधव हरि राई। फिर उसके बाद उत्प्रेक्षा में जाएंगे, तो उत्प्रेक्षा में याद रखना जनू, जानू, जानो, मानो, मनहू, जनहू शब्द जरूर लगे रहेंगे, तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लिखना है, इसका परिभाषा और इसका उदाहरण। अब इसके बाद चलते हैं किस पर, छंद पर। छंद में देखो कौन कौन रहेगा, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां। दोहा जानते ही हैं, सोरठा ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ये मैं बताया जो हूँ वही याद कर लेना। अब इसके बाद पत्र पे आएंगे। पत्र लिखना बड़ा आसान होता है, यहाँ से शुरू करिए सेवा में, ऐसे करके बताया कि नहीं पत्र लिखना, बिल्कुल वैसे ही। अब पत्र के अंदर यहाँ जो विषय के नीचे जो लिखा जाता है महोदय के बाद, उसमें आपको जिस विषय पर दिया है बस उसी विषय को लिखते चले जाइए, ये हो जाएगा पत्र लेखन। अंतिम जो प्रश्न रहेगा निबंध, निबंध वाले को आप निबंध उसी पर लिखना जिसके विषय में सबसे अधिक जानते हो। जो पेपर में दिया रहेगा नहीं कि जान रहे हो कुछ लिखने लगे कुछ, पेपर में 4 या 5 विषयों पर निबंध लिखने के लिए दिया रहेगा, जिसमें से उसी विषय पर लिखना शुरू करना जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हो। ठीक, ये तुम्हारा पेपर पूरा समझ में आ गया। ऐसे ही करना, यही पेपर रहेगा। हो सकता है इधर देखो, हो सकता है कि बीच में से कोई एक आध गायब हो, तो जो गायब रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे ही पूरा, लेकिन ऐसे ही एक लाइन से रहेगा पेपर, याद रखना, भूलना मत। और इसमें पेपर में लिखने का तरीका बता रहा हूं, तुमको आजादी है, तुम स्वतंत्र हो, जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको कर दो और नंबर वही लिखो। जैसे मान लो इसमें आ रहा है 7वां, तो सबसे पहले शुरू करो प्रश्नोत्तर 7, ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारा प्रश्न कर देना। जो पहले आ रहा है तुमको याद है उसको करते जाओ, जो प्रश्न याद नहीं है उसको बाद में सोच विचार के करना, उसको पहले मत करना क्योंकि सारा समय उसी में चला जाएगा। ठीक, तो ये समाप्त हो गया हिंदी का। अब इसमें अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ कि रस कुछ थोड़ा सा समझा देंगे या फिर अलंकार बता देंगे, छंद बता देंगे। 11 समान उच्चारण शब्द, समान उच्चारण वाले शब्द में देखो क्या क्या रहेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा बस अंतर रहेगा, इसको मिटा देते हैं। जिसको जिसको जो जो पूछना है एक एक करके पूछते जाओ, सब बता देते हैं। चलो इधर देखो, समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं, समानोच्चारण। जैसे एक शब्द देखो, ये हो गया अम्बुद और एक शब्द है अम्बुज, देख रहे हो क्या अंतर है? यहाँ द है और यहाँ ज है, ये कहीं जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अम्बुद का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? बादल। और अम्बुज का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसे ही शब्द रहेंगे, अलग अलग अर्थ दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे हो गया बादल कमल, अब एक और ऑप्शन देगा कमल और बादल, लेकिन आपको वो नहीं करना है, इसके आधार पर क्रम से जो अर्थ है वो लिखना है। ये हो गया समान उच्चारण। और कोई पेपर में देख करके पूछो पीछे, जो जो ना आता हो। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें जैसे जो कभी न मरे, उसको क्या कहते हैं? जो कभी न मरे, वो हो जाता है अमर। ऐसे 2 प्रश्न रहेंगे, उसको कर देना। अच्छा, एक शब्द के 2 अर्थ, इधर देखो, इसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द।
क्या कहते हैं? ये सब आपके 11वें नंबर वाले प्रश्न में आएंगे। अनेकार्थी शब्द। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, द्विज। द्विज किसको कहते हैं? तो द्विज कहते हैं पक्षी को और ब्राह्मण को। देखिए शब्द है एक, अर्थ कितने हैं? दो। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको ये कर देना है। आप कब करोगे? जब याद रहेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अशुद्ध करने के लिए वाक्य देखो, वाक्य शुद्ध करना। इसमें जो दिया है एक वाक्य में बता देता हूं, लिखा है बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, दिया है। अभी देखो कितना उल्टा शब्द अर्थ निकला है, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। बस इसको बदल देना है, क्या लिख देंगे? सेब को काट कर बच्चे को, ये हो गया आपका वाक्य शुद्ध करने वाला। ठीक है। एक वाक्य और दिया हुआ है, मेरे को अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। कौन में दोष नहीं होता, किसमें दोष नहीं होता। अच्छा इधर देखो, एक और लिखा है कि महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो ये कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, बस इसको कवयित्री लिख देंगे। ठीक है। और कुछ? अच्छा संधि वाले में देखो, संधि बता, फटाफट देखो संधि बताते हैं, ध्यान देना। 4 संधियां हैं, देखो इधर। एक है दीर्घ, गुण, यण और अयादि संधि। यण संधि में इत्यादि, प्रत्येकः, इत्यलम, अत्याचारः, स्वागतम, वध्वागमनम। हमेशा अक्षर क्या रहेगा? आधा, उल्टा नहीं, आधा। और इधर देखो, अब पेपर में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वो शब्द दिया रहेगा और बोलेगा कि बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बस वो लिख देना है। गुण संधि में क्या रहेगा? ए की मात्रा और ओ की मात्रा। दीर्घ संधि में अधिकतर करके ये रहेंगे। दीर्घ संधि में क्या रहेगा? आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा गुना, कब मिलने पर बनेंगे। यण संधि में अक्षर आधा हो जाएगा, ये याद रखना। ये मैं ट्रिक केवल बता रहा हूं कि अक्षर आधा। अयादि संधि में अय बनेगा मिलने पर, आय बनेगा, अव बनेगा और आव बनेगा। जैसे इधर देखो, नयनम, चयनम, नायकः, गायकः। अव वाले में नहीं, इसका हो जाएगा पवनः, भवनः। आव वाले में पावकः। ठीक, ये शब्द इसमें ऐसे बनेंगे। उसमें केवल आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया रहेगा, वो भी बहुविकल्पी रहेगा। वो संधि विच्छेद किया रहेगा, आपको जो सही है उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? इसमें दिया गया है। हाँ। मान लीजिए तो हम लिख देंगे उसके पाठ का नाम, लेखक का नाम। हाँ। तो उसके बाद सर कहाँ मिल रहा है? उसी में से प्रश्न से उत्तर खोजते हैं। देखो इधर, जैसे देखो क्या लिखा है। ये जो तीसरा प्रश्न बताए थे कि गद्यांश को पढ़ना है और उनका उत्तर, वो नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर उसी में से देना है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, मतलब संदर्भ है। पाठ का नाम बताइए और लेखक का नाम। अच्छा, फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश का व्याख्या मतलब होता है जितने के नीचे रेखा खींची है, लाइन, उतने को पढ़िए और जो समझ में आ रहा है वो लिखिए, उसका भावार्थ लिख दीजिए।
समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न, मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है? तो इसका उत्तर इसी में मिलेगा, सबका उत्तर इसी में मिलेगा। समझ में आया। यस सर। और फिर आगे जो प्रश्न है कि आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर भी इसी में दिया है, खोज के लिखना है। आज सबसे आसान जो प्रश्न होते हैं यही होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैं तुमको एक कहानी सुना दिया, फिर मैं उसी में से प्रश्न पूछूंगा तो नहीं बता दोगे। क्यों नहीं? तो वही है, इसको पढ़ना है और फिर इसी में से ये जो प्रश्न पूछा गया है खोज करके दे देना है उत्तर। और कुछ किसी को कोई समस्या? रेखा वाला सर, रेखा वाला रेखांकित अंश की जो व्याख्या होती है ना, वो होता है कि वहां से पढ़ो, उसको अपने से समझो कि क्या दिया हुआ है, उसी को समझ करके लिख दो। कभी कभी सर मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देता है जैसे पूरा पढ़ने के बाद अपने से उत्तर बनाना पड़ता है सबका। तो इसका तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ना, जब अपने से ही बनाना खुद ही कर रहे हो तो खुद ही बनाना पड़ेगा। वही पूछ रहे हैं, ऐसा हो सकता है सर 13 नंबर लिखवाएंगे क्या जो पत्र है। पत्र लेखन वाला लिखवाया नहीं है अभी तक? नहीं सर, नहीं। अच्छा वीडियो ठीक है। पत्र लेखन वाला जो है कब का है इधर देखो पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लेखन वाला। इधर देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? सेवा में, और उसके बाद इसी के नीचे जिनको लिखना है तो लिखेंगे श्रीमान ठाकुर प्रसाद, जिनको भी लिखना है श्रीमान ठाकुर प्रसाद कैलेंडर, प्रधानाचार्य महोदय। देखो इधर ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, ढांचा तरीका क्या होता है। जिसके विषय में दिया रहेगा उसके विषय में लिखना है। पूछा बस कि जो पूछा रहेगा कि इस पर लिखो तो उस पे लिख देना। निबंध नहीं, ये इस पे भी दिया रहेगा कि अपने प्रधानाचार्य को लिखो कि तुम्हारे घर पे शादी पड़ गई है, तुम्हें 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऐसे उसमें विषय दिया रहेगा कि इस पर लिखो। ये थोड़ी बस रहेगा कि प्रधानाचार्य को लिख दो पत्र। फिर उसके बाद अपने विद्यालय का नाम, मान लो क्या कोई अपने विद्यालय का नाम बोलो। मामी तिनचे इंटर कॉलेज, अच्छा ठीक है। आजाद इंटर कॉलेज। सर हम लोग कर इधर देखो पत्र लिखने का पूरा तरीका ये हो गया, सेवा में श्रीमान, और फिर उसके बाद यहाँ पता लिख देंगे अब इसके बाद देखो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? विषय। जिस विषय पर लिखने के लिए कहा रहेगा वो विषय यहाँ एक लाइन में लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे बिल्कुल इसी के ठीक नीचे महोदय। ऐसे करके अब यहाँ से लिखना शुरू करना, जो भी तुमको कहना है वो सारी बातें यहाँ कह दोगे 5, 6, 7 लाइन में। समझ आ गया? अब फिर जब पूरी बात कह दोगे तो यहाँ इसके नीचे लिखना दिनांक। जिस दिन हिंदी का पेपर रहेगा तो लिखेंगे 24/03 और 22, और इसी दिनांक के ठीक सामने यहाँ पर लिख देंगे प्रार्थी। क्या लिखेंगे? प्रार्थी। अगर टीचर को, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। और अपना नाम नहीं लिखना है, केवल लिख देना है क, ख और ग। कक्षा 12, बस इतना लिख के समाप्त हो गया। ये है फॉर्मेट। सेवा में जिनको लिखना है उनका पता, नाम, ये सब। फिर विषय लिखेंगे, फिर महोदय करके जो समस्या है आपको वो समस्या लिखिए। यहाँ फिर समस्या जब हो जाए, पूरी बात हो जाए, तो यहाँ दिनांक लिखिए, और उधर नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी, फिर क, ख, ग और कक्षा।
विषय में जिस विषय पर लिखना है, जैसे मान लो कह दिया कि प्रधानाचार्य महोदय से छुट्टी मांगी कि आप बीमार हो गए हैं, इसके ऊपर लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे कि महोदय मुझे बुखार हो गया है, पिछली रात से मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की। बस यही विषय होता है। जो बात कहनी है वो बात यहाँ महोदय के बाद से कहना शुरू करते हैं, जो समस्या है। समझ आ गया? ये है पेपर लिखने का तरीका। अच्छा, निबंध कैसे लिखेंगे? निबंध में पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप उसी के बारे में कुछ बता देंगे जिस विषय पर। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि पर, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में प्रस्तावना में लिखेंगे। सबसे अंतिम जो हेडिंग आपकी रहती है वो होती है उपसंहार। उपसंहार में कुल मिला करके बातें कही जाती हैं। अब बाकी 2 हेडिंग तो अपने आप हो गई, एक प्रस्तावना ऊपर और सबसे अंतिम हेडिंग उपसंहार। अब बीच में 3 हेडिंग अपने से जो कुछ भी, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि से हानियां। 3 हेडिंग हो गई ना। अब बाकी 2 हेडिंग अपने ऊपर हैं, प्रस्तावना और उपसंहार, कुल मिला के 5 हेडिंग। इस प्रकार आपका यह पेपर पूरा समाप्त। और भी जो कुछ पूछना तो तलवार पर ज्ञान मेरे भर घर की दिया। तरफ नहीं दिखाई, हमारे घर की तरफ नहीं दिखाई। अच्छा, ए वो हमारे पेपर तुम लोग दो तो मैं वाला दे दो। नहीं वाले दो। ये तो था आर्ट साइंस वालों का। 4 लोग दिखे थे। अच्छा, तुम लोगों में थोड़ा सा अलग क्या रहेगा? जो लोग आर्ट साइंस से हैं उनको देखो, उनका क्या है सुनो। जो आर्ट साइंस से हैं उनके लिए पहला प्रश्न वही रहेगा, दूसरा प्रश्न भी वैसे ही है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब इसके बाद थोड़ा सा तुम लोगों का बदलेगा। देखो इधर, जो आर्ट साइंस से हैं वो इधर देखिए, आपका 8वें नंबर तक साइंस साइड वालों जैसा ही रहेगा हिंदी का पेपर, लेकिन उसके बाद 9वें नंबर से बदलेगा। 9वें नंबर में क्या रहेगा? संस्कृत के प्रश्न रहेंगे। संस्कृत के प्रश्न, जिनमें से 2 का आपको उत्तर देना है। 2 का उत्तर देना है। 10वें नंबर पे चले जाइए, जो वो है आर्ट साइंस से, ध्यान देना इधर। अब 10वें नंबर में ही तुम्हारे में क्या रहेगा? रस, अलंकार, और उसके बाद छंद। ये 10वें नंबर में रहेंगे। अब देखो 11वें नंबर पे क्या रहेगा? 11वें नंबर पे निबंध रहेगा। फिर उसके बाद 12वें नंबर में देखो क्या क्या, 12वें नंबर में संधि रहेगी। फिर उसके बाद समास रहेगा। 13वां नंबर जो रहेगा, 13वां नंबर ये आपका आएगा शब्द रूप, जो संस्कृत में चलता है वो रहेगा। और फिर रहेगा प्रत्यय, प्रत्यय रहेगा। अंतिम जो प्रश्न है आपका 14 नंबर का, वो आपका है 2 वाक्यों को संस्कृत में बदलना है। ठीक, कुल मिलाकर के देखो, साइंस साइड वालों और आर्ट साइंस वालों साइड वालों में केवल प्रश्न कहां से बदलेंगे? 1 से लेके 8 तक वही प्रश्न रहेंगे, वैसे ही करने रहेंगे। पेपर थोड़ा अलग रहेगा लेकिन करने वही रहेंगे। और 9वां से बदल जाएगा। इन लोगों में अलग रहेगा जो मैंने पिछली बार बताया है, और 9वां में तुम लोगों का ये सब हो जाएगा।
ठीक है, इसमें से अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो। ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय जानते हो, प्रत्यय बड़ा आसान होता है, बस एक बार देख लोगे तुरंत आ जाएगा। देखो कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं मैं बता देता हूं। देखो प्रत्यय में क्या क्या है, इधर एक लगा है त प्रत्यय, और एक है त्वा प्रत्यय, और एक है त्वा, और एक है मतु प्रत्यय। कैसे बनते हैं देखना ध्यान से। देखो जब भी मतु प्रत्यय लगा रहेगा ना तो उसके अंत में मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे बुद्धिमान, मतिमान, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतु प्रत्यय। जब भी अंत में किसी के मान लग जाएगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? मतु प्रत्यय। और बता दे रहे हैं ये जो कत्वा प्रत्यय वाला है, जैसे देखो नीत्वा, गत्वा, कृत्वा, जिसमें भी त्वा त्वा लग जाएगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय मान लेंगे? कत्वा प्रत्यय। और नहीं, वो सब नहीं लगा है, केवल इतने प्रत्यय पढ़ने हैं इस बार और यही परीक्षा में आएंगे। तो त प्रत्यय वाले में क्या होता है इधर देखो, जैसे कृतः, दत्तः, मृतः, ध्यान से, मतुप में मान आएगा। कत्वा वाले में त्वा त्वा जरूर रहेगा तो समझ जाना कि कत्वा। त प्रत्यय में बस तह तह रहेंगे तो समझ जाना कि कत्वा प्रत्यय। और एक ठो जो है वो है त्वा प्रत्यय। तो त्वा वाले में रहता है जैसे महत्वम और मातृत्वम। त्वम त्वम रहेगा, आसान है बिल्कुल। देखो प्रत्यय में मतुप में मान, जिसमें भी मान आ जाएगा तो समझ जाना कि मतुप प्रत्यय। त्वा त्वा रहेगा तो कत्वा प्रत्यय, तह तह रहेगा तो कत्वा प्रत्यय, और त्वम त्वम रहेगा या त्व रहेगा तो त्व प्रत्यय। यह है प्रत्यय का परिचय। समाप्त हो गया। परीक्षा में कैसे आएगा देखो, पेपर में पूछा कैसे रहेगा। लिखा है इधर देखो ध्यान से जरा मुझे बताओ, लिखा है गुरुत्वम, कौन सा प्रत्यय है बताओ? इसमें त्व प्रत्यय, क्योंकि त्व लगा हुआ है। देखो ये पूरा हो गया ना। अच्छा एक शब्द और देखो क्या लिखा है, कृत्वा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें कत्वा प्रत्यय है, क्योंकि इसमें त्वा लगा हुआ है तो इसमें हो गया कत्वा प्रत्यय। बस समाप्त हो गया परिचय इसका, प्रत्यय का। देखो आसान है ना। तो इस प्रकार कर लेंगे, ये पूरा पेपर हो गया खत्म। और कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछो। हाँ धीरे धीरे रेखांकित पदों में से किसी एक को विभक्ति तथा हाँ, तो वो जो विभक्ति वाला है ना, वो जब तक रूप याद नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। वो रूप याद होना चाहिए। जैसे हाँ, कोई एक शब्द बोलो, क्या लिखा हुआ है? हाँ फिर से हाँ, खंजा अस्ति। देखिए क्या लिखा हुआ है, सह पादेन खंजः। इसका मतलब होता है कि वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजः अस्ति मतलब
अब पादेन में ये अंडरलाइन किया हुआ है, रेखा खींचा हुआ है ना, तो इसमें कह रहा है कि बताइए कौन सी विभक्ति है। ये ना पूछ रहा है पैर से लंगड़ा है, मतलब पैर के कारण लंगड़ा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें विभक्ति देखो, तृतीया विभक्ति। जब भी कोई व्यक्ति किसी अंग के द्वारा उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है तो उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? आंख से अंधा है, कान से बहरा है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, तो इन सब में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। ठीक है। और गृहम परितः, तो किसमें? गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। ध्यान दो, गृहम पे लगाया हुआ है, तीनों सब पर। किस पे किस पे? अरे पूरा लगाना। सब पे, गृहम पर, परितः पर, वृक्षा पर भी। पूरा एक पूरा खड़ा सब पूरा रेखा पूरा रेखा। हाँ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या करने के लिए पूछा कहा गया है? वही है। अच्छा, इसमें विभक्ति बताने के लिए तो इसका एक सूत्र होता है कि जिसमें भी परितः शब्द आ जाता है, पूर्वतः परितः नहीं, पूर्वतः वाला नहीं, परितः शब्द जिसमें आ जाएगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ये कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हो बताओ? तेरहवां का घ। हाँ, 13वां का जो घ वाला है, देखो जरूर याद रखना, अगर किसी अंग से कोई विकार होगा तो वहां क्या लगाओगे? तृतीया विभक्ति ना। और ये उभयतः परितः ऐसे शब्द आ जाएंगे, उभयतः परितः शब्द आएंगे तो कौन सी विभक्ति रहेगी? द्वितीया। और हाँ, सह लिखा है, सह, यहाँ ये पूरा सह है, सह बालिका भी, हाँ, सह कंदुकम क्रीडति। इधर देखो, सुनो, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ सह नहीं रहना चाहिए, यहाँ ऐसे होना चाहिए और यहाँ ऐसे होना चाहिए, ये गलत कर दिया है वो। इसका मतलब हो गया वह बालिका भी ना, हाँ, लिखा है कि सह बालिका भी स कंदुकम क्रीडति, वह लड़कियों के साथ गेंद खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो अब देखो, इसमें सह जब शब्द आ जाता है ना तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी के साथ या किसी के द्वारा कुछ भी रहेगा तो वहां कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। अंगों में विकार रहेगा तो तृतीया विभक्ति, किसी के साथ रहेगा तो तृतीया विभक्ति, किसी के द्वारा रहेगा तो तृतीया विभक्ति। ठीक। और अगर उभयतः या परितः शब्द आते हैं तो द्वितीया विभक्ति। इन दोनों में से जरूर कुछ न कुछ आ जाएगा। ये पेपर समाप्त हो गया। हाँ।